आज के वेबिनार का मेरा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली हमारे पास आता है कि ये इन्वॉल्व करता है उन पार्ट्स को गट के जो कि डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं गैस्ट्रिक एसिड्स के। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ड्यूचनम एंड स्टमक, जो है वो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं हमारे पास पेप्टिक अल्सर की डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है वो मोर कॉमन साइट है, लेकिन इसमें जो है वो लोअर एसोफेगस भी इन्वॉल्व हो सकता है। पेप्टिक अल्सर जो है वो बेसिकली डेवलप होता है या तो इंक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन हो, और इंक्रीज्ड एसिड सिक्रीशन के केस में ड्यूडनल अल्सर डेवलप होता है, जबकि डिक्रीज्ड म्यूकोजल रेजिस्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, या गैस्ट्रिक और ड्यूडनल अल्सर बोथ जो हैं वो कॉज होते हैं ड्यू टू द डिक्रीज्ड म्यूकोजल रेजिस्टेंस। जो इसमें अगर हम बात करते हैं इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं या फैक्टर्स हैं, उसमें एक आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि एच पाइलोरी की वजह से होते हैं। सेकंड जो है हमारे पास आ जाती है एनसेड इंजेक्शन। यहाँ पे जो अगर पेशेंट जो है उसको गैस्ट्रिक अल्सर है, तो गैस्ट्राइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, जिसने पूरे स्टमक को जो है वो इन्वॉल्व किया होगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये आएगा कि म्यूकोजल रेजिस्टेंस जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज होगी इस केस में। जबकि जो ड्यूडनल अल्सर है पेशेंट में एंट्रल गैस्ट्राइटिस, मतलब जो एंट्रल पार्ट है स्टमक का, वो इन्वॉल्व होगा अलॉन्ग विद ड्यूडनल अल्सर, और लॉस ऑफ स्टोमास्टेटिन सिक्रेटिंग डी सेल्स हो जाते हैं, मतलब लॉस हो जाता है स्टोमास्टेटिन सिक्रेटिंग डी सेल्स का, जो कि नॉर्मली इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। तो एंड रिजल्ट इसका ये आता है कि गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगा गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट। इससे क्या होगा कि दिस इन टर्न कॉज इंजरी टू द ड्यूजनल म्यूकोजा। अगर हम बात करते हैं एनसेड्स की, तो एनसेड्स क्या करते हैं कि अल्सर्स को इंड्यूस करते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि एनसेड्स किस तरीके से अल्सर कॉज करते हैं, क्योंकि इनहिबिट कर देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में नॉर्मल म्यूकोजा के। इसी तरह जो है अगर हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर को जैसे डिवाइड किया, या तो ये ड्यूडनल अल्सर हो सकता है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर। तो दोनों केसेस में अगर हम बात करते हैं कि पेशेंट आपके पास आता है, तो हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अदर ही इज सफरिंग फ्रॉम ड्यूडनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। तो डिफरेंस से पहले जो एक चीज़ कॉमन है इन दोनों में, वो होती है पॉइंटिंग साइन। पॉइंटिंग साइन बेसिकली क्या होता है कि जो पेप्टिक अल्सर की पेन होती है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में फील होती है और वेल लोकलाइज्ड पेन होती है, कि पेशेंट जो है वो पॉइंट करता है अपने वन फिंगर के साथ टू द साइट ऑफ पेन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि पॉइंटिंग साइन है इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगर हम बात करते हैं ड्यूडनल अल्सर की, तो ये यूजुअली जो है वो ड्यूडनम का फर्स्ट पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर हम पेन, तो हमने एक इसका एक कॉमन सिम्टम देख लिया जो कि गैस्ट्रिक अल्सर में भी होगा और ड्यूडनल अल्सर में भी। इसके अलावा ड्यूडनल अल्सर में कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो पेशेंट जो है उसके साथ प्रेजेंट करेगा। तो इसमें पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि खाली पेट, मतलब एम्प्टी स्टमक पे उसको ज़्यादा पेन होती है, लेकिन जैसे ही वो फूड इनटेक करता है, ये एंटासिड इंजेक्शन होती है करता है पेशेंट, तो उसकी जो पेन है वो रिलीफ हो जाती है। और बाज़ दफ़ा जो है वो पेशेंट को इतना शदीद पेन होता है कि वो आधी रात को उसको उठना पड़ता है। और ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइम पीरियड है कि उसको नॉकटर्नल पेन होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि इस टाइम पे एसिड आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होती है। इसके अलावा जो है वो अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसको सुबह उठते साथ ही अर्ली मॉर्निंग पेन हो रही है, तो ये बेसिकली जो पेन होती है वो पेप्टिक अल्सर की वजह से नहीं होती। इसके अलावा पेशेंट जो है वो हिस्ट्री देता है पीरियोडिसिटी की, कि पेशेंट जो है वो को जो पेन स्टार्ट होती है वो कुछ दिनों से हफ्तों तक के लिए भी होती है, या बाज़ दफ़ा जो है उस पेन के पीरियड के बाद जो है काफ़ी हफ्तों तक या महीनों तक जो है वो उसको कोई दर्द नहीं होती, पेन की कंप्लेन नहीं होती, इवन विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अगर हम स्पेसिफिक साइन की कोई बात करते, तो इसमें जस्ट ये होता है कि लोकलाइज्ड टेंडरनेस होगी एपिगैस्ट्रिक रीजन में।
और इसको कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं बेरियम मील, जो कि ड्यूडनल डिफॉर्मिटी को शो करेगी या फिर अल्सर को शो करेगी। इसके अलावा अगर ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास ये आ जाता है कि पेशेंट जो है हेमेटोमेसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है कि अगर इन अल्सर से ब्लड ओजिंग हो रही हो तो। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ जाती है वो है एंडोस्कोपी, जो कि कंफर्म कर देती है प्रेजेंस ऑफ अल्सर को। सेकंड इसमें हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर की जो सिम्टम है वो वेरिएबल होती हैं एज कम्पेयर टू या ड्यूडनल अल्सर किस तरह से कि जो ड्यूडनल अल्सर है उसमें पेशेंट को पेन जो है एग्रीवेट होती है ऑन एम्प्टी स्टमक, जबकि जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें पेशेंट को जो पेन है वो रिलीफ मिलता है जैसे ही वो फूड इनटेक करता है। सॉरी, जैसे फूड इनटेक करता है तो पेशेंट का जो पेन है वो एग्रीवेट हो जाती है, और टाइमिंग भी वेरिएबल होती है एज कम्पेयर टू ड्यूडनल अल्सर। इट मे बी रिलीव्ड और एग्रीवेटेड बाय फूड। और गैस्ट्रिक अल्सर के केस में जो नॉक्टर्नल पेन है वो अनकॉमन है, जबकि जो ड्यूडनल अल्सर है उसमें कॉमन होती है। साइन इसमें भी हमारे पास ये आता है कि एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस जो है वो यूजुअली प्रेजेंट होगी। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास सेम है कि बेरियम मील जो है वो शो करेगी अल्सर फॉर्मेशन को, एंडोस्कोपी कंफर्म करेगी प्रेजेंस ऑफ अल्सर को। और इसमें ये आ जाता है हमारे पास कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास बायोप्सी आ जाती है। बायोप्सी इसलिए कर मस्ट है इस केस में, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में, ताकि कोई भी मैलिग्नेंसी का अगर कोई चांस है या मैलिग्नेंसी का कोई थ्रेट है तो उसको एक्सक्लूड किया जा सके। इसके अलावा दोनों केसेस में अगर चाहे वो ड्यूनल अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है तो इसको कंबाइनली हम ये कह देते हैं कि पेप्टिक अल्सर की कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्लीडिंग हो सकती है, जब ब्लीड करेगा तो पेशेंट जो है हेमेटोमेसिस एज वेल एज मेलिना के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। इसके अलावा परफोरेट कर सकते हैं अल्सर्स, और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकती है कि डिफॉर्मिटी की वजह से, डिफॉर्मिटी ऑफ एंट्रल एंड ऑफ स्टमक एंड आल्सो दैट ऑफ duodenum. So that was all about the peptic ulcer and the difference between duodenal and the gastric ulcer.